हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का पार्ट 1 पढ़ा था, तो आज हम लाभ और हानि का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिस किसी भाई या बहन ने पार्ट 1 ना देखा हो वह पार्ट 1 जरूर देख ले, क्योंकि पार्ट 1 से ही आपको लाभ हानि के फंडे पता चलेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, लाभ हानि का बेसिक पता आप लोगों को उससे चल जाएगा, है ना। उसमें 20 सवाल हमने पढ़ाए थे। आज पार्ट 2 में शुरू करने वाला हूं, तो सभी लोग अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और एक एक सवाल मेरे साथ पढ़िएगा। तो चलिए मैं लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का आज पार्ट 2 शुरू करता हूं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए अपनी पेन कॉपी के साथ। आइए देखिए पार्ट 2 का सवाल नंबर पहला, स्क्रीन पर सवाल नंबर पहला लगा दीजिए। जल्दी देखिए सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला स्क्रीन पर लग गया। कल 1 से लेकर 20 तक सवाल हुए थे, ठीक है। आज का सवाल नंबर पहला मतलब सवाल नंबर 21वां। तो देखिए सवाल नंबर 21वां मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये कहता है एक वस्तु को 1764 रुपये में बेचने से हुई हानि उसी 1764 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1362 में बेचकर हानि होती है। वस्तु की लागत मूल्य बताइए, ठीक है। सवाल ध्यान से सुन लेना। एक वस्तु को 1764 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 1364 रुपये में 1362 रुपये में बेचकर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। जब भी ऐसा सवाल आपके पास आ जाए, आप स्क्रीन पर सवाल पढ़ लो, ध्यान से एक एक सवाल पढ़ते रहना, मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहना। देखो अभी ये ऐसा सवाल है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि वस्तु को 550 रुपये में बेचकर हानि होती है। तो वस्तु की लागत मूल्य बताना होता है। तो इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ करके आपको क्या कर देना है, आधा कर देना है। बस इतना सा काम इस सवाल में है। दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। फटाफट दोनों को जोड़िए। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 7 6 और 6 12, 7 और 3 10 11, 1 2 और 1 3। इसको 2 से भाग लगा दीजिए। 15 दूनी 30, 2 छिके 12 और 2 तिया 6। ये 1563 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका सवाल नंबर 21वां, आज का पहला सवाल। अब आते हैं सवाल नंबर 22 की ओर। जो आपका सवाल नंबर 22 है, ध्यान से देखिए, जो आपका सवाल नंबर 22 है, आज की सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रहेगा आपकी जिंदगी में। सवाल नंबर 22 की ओर देखिए। एक व्यक्ति ने, स्क्रीन पर सवाल नंबर 22 दिख गया होगा आप लोगों को, आ गया है, आप पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, यदि वह इसे पहले से 5% कम में खरीदता और 1 रुपये कम में बेचता, तो लाभ 10% होता। वस्तु का सीपी बताइए, यानी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, है ना। देखिए ये आपको क्या कहता है, मैं एक एक लाइन पढ़ता चलूंगा, एक एक लाइन को समझाता चलूंगा और उस लाइन के बारे में जो भी प्रतिक्रिया होगी वो सब मैं यहाँ पर लिखता चलूंगा, ठीक है। इसी प्रकार आप भी करेंगे। एक एक लाइन मेरे साथ पढ़ते रहिएगा और अपनी कॉपी पर उसी लाइन को लिखते रहिएगा, ठीक है। आइए तो जरा देखो, ये कहता है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेचा। अब हम मानकर चलेंगे कि उस व्यक्ति ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी, 100 रुपये में खरीदी थी और उसको 5% लाभ पर बेच दिया था। यानी 100 रुपये में कोई चीज खरीद करके उसने 5% लाभ में वो वस्तु बेच दी थी। यानी 100 तो उसका मान लेंगे हम सीपी और 105 मान लेंगे हम उसका एसपी। यानी 100 की चीज खरीद कर 105 में बेच दी। अब ये कहता है यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, अब 100 का 5% तो बाबू 5 होता है, यानी वो इसे कितने में खरीदता, 5 रुपये कम में खरीदता, यानी 95 में खरीदता और 1 रुपया कम में बेचता, 1 रुपये कम में बेचता। तो ये क्या कहता है, तो ये कह रहा है उसे 10% का लाभ होता, यानी उसे 95 पे 10% का लाभ हो जाता। कब, यदि वो पहले से वस्तु को 1 रुपये कम में बेचता। तो देखो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10
और वो 10% के लाभ की बात कर रहा है, तो 10 पे 1 का लाभ होता, यानी 10 की वस्तु कितने की हो जाती, 10 की वस्तु 11 की हो जाती। तो अब हम देखेंगे अगर 10 की वस्तु 11 की हो जाती तो 95 की वस्तु कितने की हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 95 गुना 11/10 करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई लगाइए। 95 धाम कितना होगा 950, और इसमें 95 ऐड कर लीजिए, 5 4 1045, ठीक है। 104.5 आपका आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 हटेगी तो ऊपर 1 पॉइंट लगेगा, यानी वो वस्तु कितने में बिकती, 104.5। अब हम इसे यूनिट मानते हैं। देखो पहले वस्तु कितने यूनिट में जा रही थी, 105 यूनिट में वस्तु बिक रही थी, लेकिन अब वस्तु बिक रही है कितने यूनिट में, 104.5 यूनिट में, यानी 104.5 यूनिट में वस्तु बिक रही है, ठीक है। अच्छा, 1 रुपया कम होने से, 1 रुपये की कमी होने से वस्तु देखो कितनी डाउन जा रही है, 0.5 यूनिट डाउन जा रही है, यानी 0.5 यूनिट की कमी आ जाती है। कितने रुपये कम करने की वजह से, 1 रुपया कम में बेचने की वजह से उसके सेलिंग प्राइस में भी आधा यूनिट की कमी आ जाती है, यानी इस सवाल में आधा यूनिट 1 को डिनोट करता है, ठीक है। तो 1 यूनिट डिनोट करेगा कितने को, 1/आधे को। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/आधा। देखो जिस चीज की वैल्यू निकालते हैं ना सिंगल में, उसी की वैल्यू नीचे रख दी जाती है, बात समझना। जिस चीज की वैल्यू निकाली जाती है ना सिंगल में, उसी चीज की जो वैल्यू होती है ना, अब देखो हम यूनिट निकाल रहे हैं तो नीचे यूनिट वाली वैल्यू लिखेंगे। अगर हम निकालते थे कि 1 रुपये में कितनी यूनिट है, अगर हम ये अब तो हम निकाल रहे कि 1 यूनिट में कितने रुपये हैं, है ना, तो यूनिट नीचे लिखेंगे। और अगर हम निकालते 1 रुपये में यूनिट कितनी है, तो हम फिर क्या करते, रुपये नीचे लिखते, यूनिट ऊपर लिखते, ठीक है। अब 1 यूनिट इतने रुपए की है, यानी 1 यूनिट कॉस्ट प्राइस का जो कीमत है वो इतना है। और टोटल किसी भी चीज का, दुनिया की कोई भी चीज हो, किसी भी चीज का सीपी पूरा कितना होता है, 100 होता है, 100 यूनिट होता है। तो 100 यूनिट के लिए आप क्या करोगे, 100 यूनिट के लिए बस आपको 100 से मल्टीप्लाई लगानी है, पॉइंट हटा के 0 लगा देना, 200 पंजे 1000 होता है, यानी उस वस्तु का जो आपका सीपी आ जाएगा वो 200 रुपये आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 23 की ओर। स्क्रीन पर सवाल नंबर 23 लगा दीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 23 की ओर चलते हैं। ये जो आपका सवाल नंबर 23 है स्क्रीन पर लग गया है, देखिए सवाल नंबर 23 क्या कहता है, बहुत प्यारा सा सवाल है। सवाल नंबर 23, ये आपका सवाल नंबर 23 कहता है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को तो 20% लाभ पर बेच दिया जाए, है ना। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को, देखो टोटल वस्तु कितनी है बाबू, टोटल वस्तुएं 100 हैं। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को, यानी 50 वस्तुओं को, अब मानो 1 रुपये की एक वस्तु थी, ऐसा मानकर चलिए 1 रुपये की एक वस्तु थी, है ना, तो सारी वस्तुओं का मूल्य हमारा 100% पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा। अब देखिए 20% लाभ पर बेचा, ठीक है। अब 20% लाभ को तो कहते हैं 1/5, और लाभ है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6/5। चलिए जी आगे, और बची हुई आधी वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा। अब 40% का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, 2/5 होता है, और लाभ पर बेचा यानी 5 पे 2 का लाभ, तो 5 की चीज कितने की हो जाएगी, 7 की हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अगर 5 की चीज 6 की हो जाएगी तो 50 की चीज कितने की हो जाएगी, गुणा में 6/5 लगा दो, तो 5 धाम 50 और 10 छिके 60 रुपये में बिकेगी भाई, हैं। और ये 50 की चीज कितने की हो जाएगी, 7/5 की गुना लगा दो, ये कितने की बिकेगी भाई, ये 70 की बिकेगी। 5 धाम 50 और 10 सते 70। अब देखो भाई इसका मतलब क्या है, ये जो 100 वस्तुएं हमारी टोटल थी, ये कितने रुपये में बिकी रही है टोटल, ये टोटल 130 रुपये में बिक रही है भाई, है ना। अगर इतने इतने लाभ के साथ बेचोगे तो 100 वस्तुओं में से आधी आधी करके इतने इतने लाभ पर बेचोगे तो 130 रुपये में बिकेगी। अब वो आपसे क्या कहता है, वो कहता है कि यदि वो सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेच गया होता,
ठीक है ना। अगर वो सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेच गया होता तो एक बात बताइए, 100 वस्तु थी जिसमें से हर वस्तु का कीमत 1 रुपये था, तो सारी वस्तुओं की कीमत 100 रुपये थी। अगर वो सबको 25% लाभ पर बेच गया होता, यानी वो उसको 125 रुपये में अगर बेच गया होता सारी वस्तुओं को, तो 25% लाभ पर बेचता तो पहले से 100 रुपये कम मिलते, पहले से 100 रुपये कम मिलते। बताइए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो ध्यान से देखिए भाई। अब देखो वो कहता है पहले से 100 रुपये कम मिलते, पहले से 100 रुपये कम मिलते। अच्छा, और मेरे हिसाब से पहले 130 यूनिट मिल रही थे, अब 125 यूनिट मिल रही है। पहले 130 यूनिट, अब 125 यूनिट। मेरे हिसाब से कितनी यूनिट कम हो रही है, 5 यूनिट में कमी आ रही है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 20 रुपीज, 20 रुपये प्रत्येक वस्तु की कीमत आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 24 की ओर आते हैं। जल्दी से स्क्रीन पर सवाल नंबर 24 लगा दीजिए। सवाल नंबर 24 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये कहता है आपको, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है और फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है, फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। तो बताइए वह 30 किलो बाट की जगह कितने किलो बाट का प्रयोग करता है। देखो वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचना, इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जितने रुपये में खरीद कर लाता है उतने रुपये में ही बेच देता है। तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ मिलावट करता होगा, है ना, या फिर वो कुछ कम बाट के, कुछ तोल का कम गलत तराजू का प्रयोग करता होगा। ठीक है, अब देखिए 20% लाभ कमा लेता है, कब, जब जितने में खरीद के लाया उतने में ही वस्तु बेच देता है, तब भी। तो बताइए 30 किलो के स्थान पर वह कितने किलो के बाट का प्रयोग करता है। तो बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है, लाभ का मतलब है 5 पे 1 का लाभ हो गया, तो 5 की चीज कितने की बन जाएगी, 6 की बन जाएगी। अब देखो वो पहले चीज थी कितने की, पहले चीज थी कितने की, पहले चीज थी भाई साहब 5 की, अब कितने की है, अब है 6 की। जरा इसकी तुलना आप यहां करवा दीजिए। देखो अगर चीज पहले 30 की थी तो हमारी वैल्यू 6 है, हमारी वैल्यू 6 है। देखो अब वर्तमान में वो 30 किलो के बाट का प्रयोग कर रहा है, बात समझना भाई, और हमारे हिसाब से चीज हो गई है 5 की कितनी, 6। कितने गुना है ये इसका, ये इसका 5 गुना है। आप इसका भी 5 गुना कर दीजिए, यानी 5 पंजे 25 किलोग्राम, यानी वो पहले 25 किलोग्राम बाट का प्रयोग करता था और अब करता है वो 30 किलोग्राम बाट का प्रयोग। बस यही इसका छोटा सा सॉल्यूशन है, 25 किलो इसका आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी फ्रैक्शन से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं आगे। अब सवाल नंबर 25 स्क्रीन पर लगा दीजिए। सवाल नंबर 25 देखिए आप, ये कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 5% हानि पर बेचता है और वह सामान तोलते समय 24% हल्के बाट का प्रयोग करता है, इस प्रकार वह कितने % लाभ कमा लेता है। देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। अब 5% हानि पर बेचने का क्या मतलब है, 100 की चीज 95 रुपये में बेच देना, है ना, 100 की चीज 95 में बेच देना। तो इसका CPSP आ गया, है ना। हम बार बार 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दुनिया की किसी भी चीज का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। बात आ रही है ना समझ में, 100% होता है। तो हर बार आप क्रय मूल्य को 100 रुपये मानिए। अब देखो अब तोलता है 5% हानि पर बेचता है और वह सामान तोलते समय 24% हल्के बाट का प्रयोग भी करता है। यानी अगर मैं मानकर चलूं 1 रुपये में 1 ग्राम वस्तु आती थी, ठीक है, तो 100 ग्राम वस्तु की जगह एक तो उसके पास 100 ग्राम तो है ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो 95 ग्राम है, क्योंकि 5% तो उसका नुकसान हो जाता है ना। चलिए अब वो कहता है वो तोलते समय 24% हल्के बाट का प्रयोग करता है। देखो 100 का 24% तो 24 ही होता है, इसका क्या सोल्व करूं मैं भाई, 100 का 24% तो 24 होता है, यानी वो 76 ग्राम के बाट 76 ग्राम तोलता है। बात ये है 100 का 24% तो 24 ही होता है। बात आ रही है ना समझ में, 100 का 24% 24 होता है, यानी वो 24 ग्राम हर बार कम तोलता है। अब देखिए आप
वो तोल कितना रहा है 76 ग्राम। बात समझना जी, वो तोल कितना रहा है, वो तोल रहा है 76 ग्राम। अच्छा जी, बता कितना रहा है, बताएगा तो वो पूरा, बताएगा तो वो पूरा। तोल रहा है 76 ग्राम, उसके घर से जाएगा 76 ग्राम, है ना। बताएगा कितना 100 ग्राम, और वास्तव में वो मैटर है कितना 95 ग्राम, है वो 95 ग्राम। तो देखिए अब 76-95 की जगह वो कितना तोल रहा है, वो 95 की जगह 76 ग्राम तोलता है। एक बार फिर मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 100 रुपये, एक बेईमान दुकानदार 5% की नुकसान पे कोई सामान बेचता है। एक बेईमान दुकानदार 5% के नुकसान पर कोई सामान बेचता है, और वह सामान तोलते समय 24% कम तोलता है। बताइए इस प्रकार कितने परसेंट लाभ वह कमा लेगा। तो देखिए 100 की चीज 95 में बेचो, 5% का मैं लिख भी देता हूं, 5% की कमी पे बेच दिया। अब देखिए अब क्या होगा, और वे 24% कम बाट का प्रयोग करता है, यानी 100 का 24% तो 24 होता है ना, यानी वो 100 में से 24 गए, 76 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। यानी वो अपने घर से दे क्या रहा है भाई, 76 ग्राम का बाट है तो सामान जो देगा वो 76 ग्राम ही तो तुलेगा। अच्छा जी, बता कितना रहा है, बताएगा तो पूरा कि मैं तो तुम्हें सारा पूरा 100% सामान दे रहा हूं, है ना। और वास्तव में वो सामान है कितना, वो है 95 ग्राम। भाई बात समझ रहे हो ना, यानी एक दुकानदार ने 95 ग्राम सामान की जगह 76 ग्राम ही तोल दिया। बात समझना जी आप। तो इसमें उसे कितने प्रॉफिट परसेंट, कितने ग्राम का प्रॉफिट उसने यहाँ कमा लिया, इसे ग्राम कह लो या रुपये कह लो। अब इसे लेस करिए आप जल्दी से, 76 और 4 80 19, उसने 19 ग्राम का मुनाफा कमा लिया। कितना ग्राम तोल करके, 76 ग्राम तोल करके। मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि उसके घर से जो वस्तु जा रही है, उसके घर से जा रहा है 76 ग्राम, तो वो लाभ हानि तो 76 पे चेक करेगा। तोल की वस्तुओं में नीचे वो लिखा जाता है जो उसके घर से गया, उसके घर से तो 76 ग्राम गया, बस 19 76 का कितने परसेंट है, 19 से कम 19, 19 चौक 76, 1/4 को कहते हैं भाई साहब 25% प्रॉफिट उसको हो रहा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तैयार रख लेना, और इसको दोबारा पीछे बैक करके वीडियो देख लेना, मेरी लैंग्वेज मैंने इस सवाल के बारे में क्या क्या बताया। चलिए आइए सवाल नंबर 26 लगा दीजिए जल्दी से फटाफट। सवाल नंबर 26 कहता है, स्क्रीन पर सवाल नंबर 26 आ गया है, देखिए जल्दी से। सवाल नंबर 26 क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार कपड़ों को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर माप के फीते का प्रयोग करता है। वह कितने परसेंट का लाभ कमा लेता है। तो देखिए 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, वह 100 सेंटीमीटर की जगह कपड़ा केवल 90 सेंटीमीटर देता है, और बताता है कि मैंने तो पूरा का पूरा कपड़ा दिया है तुम्हें, है ना। जैसा इससे जस्ट पिछले वाले सवाल में 100 ग्राम की जगह 95 ग्राम उसके पास सामान था, उसके पास 100 ग्राम सामान था ही नहीं, ऐसा मानकर चलिए, क्योंकि 5% तो उसको नुकसान हो जाता है ना। तो उसके पास था ही 95 ग्राम, है ना। चलिए, तो उसके पास पूरा 100 सेंटीमीटर था और उसने 90 सेंटीमीटर तोल दिया या नाप दिया, ठीक है। बताइए कितने परसेंट का उसको लाभ होता है। तो सीधा सीधा आपको यहाँ दिख रहा है कि वो जब 1 मीटर कपड़ा नापेगा तब 10 सेंटीमीटर उसको बचा लेगा, है ना। तो वो हर बार जब 90 सेंटीमीटर अपने घर से देता है तो हर बार उसको 10 सेंटीमीटर का लाभ होता है। ये बात समझ लीजिए आप। जो माप तोल की वस्तुएं होती हैं उसमें नीचे वो क्या लिखा जाता है सवाल में, ज़्यादातर सवालों में 99% सवालों में वो रकम लिखी जाती है जो उसके घर से गई। अरे वो नाप कितना रहा है, वो बेचेगा क्या, वो 90 सेंटीमीटर बेचेगा, और जब 90 सेंटीमीटर बेचेगा तब उसको कितने सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा, 10 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। बस यही बताना था कि 10 90 का कितने परसेंट है, 0 से 0 खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, और 1/9 का 11 सही 1/9% होता है सर परसेंटेज। वो परसेंटेज वाला चार्ट यहाँ चीजों में काम आता है, तो वो आपने जरूर याद करा होगा, है ना। कल हमने पार्ट 1 में उसको आपको याद करने के लिए बोला था।
मेहनत करनी पड़ती है ना, बिना मेहनत करे कुछ वसूल नहीं होता। मैं भी तो रात को 2-2 बजे तक आपके लिए सवाल बनाता हूँ, है ना। कल रात 2:30 बजे मैं सोया आप लोगों के लिए सवाल बनाकर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, 27वां सवाल स्क्रीन पर जल्दी लगा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा, पूरी लाभ हानि आपके क्लियर हो जाएगी। देखिए सवाल नंबर 27, एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका मूल्य 12% कम होता तथा इसे 38 रुपये कम में बेचा जाता तो 9 सही 1/11% लाभ होता। वस्तु को कितने रुपये में बेचा गया, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखा, एक और सवाल दोबारा रिपीट हो रहा है। सवाल नंबर 22 मैंने कराया था, हाँ सवाल नंबर 22 जो कराया था ना, उसी के जैसा दूसरा सवाल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, अगर 100 रुपये की वस्तु को हम 115 में बेच दे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 15% लाभ मुझे हो जाएगा। अब वो कहता है यदि इसे 12%, यदि इसका मूल्य 12% कम होता, यानी इसे 12% कम में खरीदा जाता, यानी इसे अगर 88 में खरीदा जाता और 38 रुपये कम में बेचा जाता तो 9 सही 1/11% का लाभ होता। वही सवाल है, ध्यान से सुनना। अब 9 सही 1/11% को कहते हैं क्या, 1/11। 9 सही 1/11% को क्या कहते हैं, 1/11। अच्छा, लाभ है तो 11 में 1 जोड़ो, यानी 11 पे 1 का लाभ है। 9 सही 1/11% के लाभ का मतलब है 11 पर 1 रुपये का लाभ होना। तो 11 रुपये की चीज कितने की बन जाएगी, 12 की। 88 की कितने, 88 वाली चीज कितने की बन जाएगी, 88 गुना 12/11। 11 अठे 88 और 12 अठे 96, यानी वो चीज अगर 96 की बिकती, ठीक है, ये उसके शब्द हैं सवाल में, ठीक है। तो 38 रुपये कम अगर में बेचा जाता तो 115 यूनिट की जगह कोई वस्तु केवल 96 यूनिट की रह जाती है। 115 यूनिट की जगह कोई वस्तु 96 यूनिट की हो जाती है। कितने रुपये कम होने की वजह से, 38 रुपये कम होने की वजह से। तो देखो कितने यूनिट रेट कम हो जाते हैं यहाँ पर। देखिए ये कितने हो जाएंगे, 96 400, 4 और 15 19 यूनिट कमी आ जाती है वस्तु के एसपी में। कितने रुपयों की वजह से, 38 रुपये कम करने की वजह से वस्तु के जो एसपी है उसके यूनिट में 19 यूनिट की कमी आ जाती है। यानी इस सवाल में 19 यूनिट 38 रुपयों को दर्शाता है, तो 1 यूनिट 2 रुपयों को दर्शाएगा। देखो 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालनी हो तो 38 के नीचे यूनिट लिखेंगे 19, और पूरी क्रय मूल्य में कितने यूनिट होता है, पूरा सीपी ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप बताइए जरा, क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 19 दूनी 38 और 100 दूनी 200, यानी 200 रुपये उस वस्तु का क्या है, 200 रुपये उस वस्तु का सीपी है, एसपी नहीं है। इस सवाल में क्या पूछा है, वस्तु को कितने रुपये में बेचा गया, है ना। मैं लिख तो ये रहा था कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, लेकिन मैं आपको यहीं चेतावनी दे देता हूं कि जब सवाल आप करेंगे तो लास्ट की लाइन को ढंग में पढ़ लिया करो कि वो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है कि विक्रय पूछता है। क्योंकि कुछ बच्चे पता मुझे क्या करेंगे कि सारा सवाल पढ़ लेंगे और आखिरी वाली लाइन में लिखा होगा वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वो बस इतना पढ़ेंगे कि वस्तु का, बस दिमाग में अपने आप ही सवाल बना लेते हैं कि क्रय मूल्य ही पूछ रहा होगा। बात समझ रहे हो ना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। अब देखो वस्तु का विक्रय मूल्य का क्या मतलब है, वो बता रहा है सवाल की पहली लाइन स्क्रीन पर देखिए कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यानी 200 का 15% देखो कितना होता है, 30 होता है 200 का 15%। देखो 200 का 15%, 100 दूनी 200 और 15 दूनी 30 रुपये ज्यादा में बेचा गया, तो 230 रुपये में बेचा गया। इसका आंसर 200 नहीं है, इसका आंसर 230 है, क्योंकि उसने सीपी नहीं पूछा, एसपी पूछा, कितने में बेचा गया। तो इसका ध्यान रखा करो यार, ये नहीं कि सवाल में तुम सवाल सोल्व कर आए परीक्षा में, आंसर 200 लगा के आ गए, फिर आंसर सीट आती है, फिर कहते हो कि अरे यार बहुत बड़ी मिस्टेक होगी भाई। तो सवाल को अंत तक पढ़ा करो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर जल्दी से।
अगला सवाल लगा दीजिए। सवाल नंबर 28 कहता है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी। देखो सवाल नंबर 28 बहुत प्यारा सवाल है। ये कहता है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को 21% का लाभ हो जाता है। एक दुकानदार को 21% का लाभ हो जाता है। उसने अपनी मेज पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया होगा। देखो एक दुकानदार है, सभी ऐसा करते हैं, अपनी किसी भी चीज का रेट मिटा देते हैं और इतना बढ़ाकर लिख देते हैं कि यदि वे डिस्काउंट देने का दिखावा भी करें, जी हाँ वो दिखावा ही तो होता है कि मैं इस पर इतने % का डिस्काउंट दे रहा हूं, है ना, लेकिन वो वास्तव में अपनी चीजों पर दाम बढ़ाकर लिख देता है। अभी देखिए 12% छूट भी दे रहा है, 21% लाभ भी कमा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उसने अपनी रेट वस्तुओं पर बढ़ाकर लिखे हुए हैं। वही तो बताना है कि अगर ऐसा है तो कितने % उसने अपनी वस्तुओं पर दाम बढ़ाकर लिखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनना। एक वस्तु का जो सीपी है वो हमेशा कितना मानकर चलेंगे? वो हमेशा 100 रुपये मानकर चलेंगे कि माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% कंप्लीट होती है। ठीक है भाई। तो अभी ये कहता है कि 12% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। अब देखिए 100 रुपये की चीज है, 21% लाभ होने का मतलब क्या है? देखो 100 की चीज को यदि 121 रुपये में बेच दिया जाए तो उसी को तो 21% लाभ कहेंगे भाई। 100 का 21% तो 21 ही होता है। अब ये जो 121 रुपये उसने वस्तु बेची, ध्यान से सुन लेना, 121 रुपये में जो उसने वस्तु बेची है उसमें उसने 21% का लाभ कमा लिया, बिल्कुल कमा लिया जी। लेकिन इसमें जो 21% का लाभ इसने कमाया है ये कितने % का डिस्काउंट देने के बाद कमाया? कितने % का डिस्काउंट देने के बाद कमाया? अब इससे पहले एक बात बताऊंगा मैं तुम्हें, इतनी काम की बात है कि पूरा चैप्टर पढ़ के कभी कभी समझ में नहीं आती, जो मैं इसी सवाल में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखो छूट कहीं पे दी जाती है, किस चीज पे डिस्काउंट दिया जाता है, मुझे बताइए कमेंट करके, जल्दी बताइए डिस्काउंट किस चीज पर दिया जाता है, बताओ जल्दी से बताइए। लिखे हुए दाम पर, लिखी हुई कीमत पर, MRP पर, जो आपको रेट दिखेगा, जैसे इस पे लिखे हुए हैं 25 रुपये, आप इसी पे ही तो डिस्काउंट मांगोगे या ये कहोगे भाई लिख तो 25 रहा कि अंकल जी आप लाए 20 का था, मुझे तो उतने पे डिस्काउंट दो जितने का तुम लाए थे, है ना, भगा देगा वो तुम्हें रैपट मार के दुकान वाला। बात समझ रहे हो ना? तो देखो लिखे हुए कीमत पर ही डिस्काउंट मांगा जाता है। अब देखो ये जो 12% की छूट दी गई थी ये किस पर दी गई थी? ये लिखे हुए कीमत पर डिस्काउंट दिया गया था। चीजों का कंसेप्ट समझिए ताकि वैल्यू चेंज होने पर भी आपको दिक्कत ना आए, है ना। तो डिस्काउंट दिया गया था किस पर? मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, लिखे हुए कीमत पर। अब देखिए अब ये 121 रुपये है वस्तु का विक्रय मूल्य है, 12% छूट देने के बाद ही तो ये इतने में बिकी, 12% छूट देने के बाद ही 121 में बिकी है ना। बेशक दुकानदार को 21% का लाभ हो गया हो, लेकिन 12% छूट दी तभी तो ये 121 की बिकी। अब देखो वस्तु अगर बिकी 121 की तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? मेरी एक लाइन सुनना, देखो 12% छूट देने के बाद कीमत 121 आई है तो 12% छूट से जस्ट पहली कीमत MP की है, मार्क प्राइस की है। फिर सुन लो, 12% छूट देने के बाद कीमत 121 आई है तो 12% छूट देने से जस्ट पहली कीमत ज्ञात करो। एक स्टेप उल्टा जा रहा है तो क्या करेंगे? एक बार उल्टी गुणा करेंगे 12% डिस्काउंट की तो क्या निकल के आएगा? CP नहीं निकलेगा, MP निकलेगा, क्योंकि छूट MP पे दी गई है। तो 12% को देखो, 12% को तो 3/25 कहेंगे, डिस्काउंट है तो 25 में से 3 गया, कितना बचेगा? 22/25। क्या हो जाएगा? 121 में इसकी उल्टी गुना लगा दो, 25/22, 11 दूनी 11, 11 121 होता है। 25 की गुना करोगे 11 में तो 25 धाम 250, 250 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 275।
2 से भाग दोगे तो 137.5, यानी उसने वस्तु पर लिख कितने रखे थे? 137 रुपये 50 पैसे लिख रखे थे। थी वस्तु कितने की? 100 की। लिखे कितने? 137.5 रुपये। कितने परसेंट रेट बढ़ाकर लिखे हुए थे? तो जी 37.5% इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब कोई सी भी डिस्काउंट देके कितना भी लाभ हो रहा हो, जब भी आपसे पूछेगा कि कितने परसेंट रेट बढ़ाकर लिखे हुए हैं, अब आप इस सवाल को छोड़ ही नहीं सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29वां स्क्रीन पर जल्दी से सवाल नंबर 29 लगा दीजिए। सवाल नंबर 29 ध्यान से पढ़िए। सवाल नंबर 29, एक टायर का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, 4800। सवाल नंबर 29 कहता है एक टायर का मार्क प्राइस है जी 4800 रुपये। तो क्या होता है, एक दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है और 8% का लाभ कमा लेता है। बहुत अच्छे। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, एक टायर पे लिखे हुए थे 4800 रुपये। एक दुकानदार क्या करता है? एक दुकानदार 10% का बट्टा यानी डिस्काउंट यानी छूट देता है, और 10% बट्टा देने के बाद भी वह दुकानदार 8% का लाभ कमा लेता है। बताइए, यदि वो कोई बट्टा ना देता, यदि वो किसी भी प्रकार का कोई भी बट्टा ना देता, है ना, यानी जितने उस पर लिखे हुए हैं उतने में ही बेच देता। ध्यान से सुनो, 10% बट्टा ना देने का मतलब है भाई जितने रुपए उस पर लिखे हुए हैं उतने में ही बेच दो, कोई डिस्काउंट मत दो, उसी को ही तो कहते हैं बट्टा ना देना कोई भी। तो बताओ लाभ कितना होता? देखो, एक वस्तु पर लिखे हुए हैं 4800 रुपये, 10% बट्टा दे तो लाभ होता है 8%। कोई बट्टा ना देता तो बताओ लाभ कितना होता? भाई अगर कोई डिस्काउंट ना दे तो दुकानदार को तो लाभ पहले से ज़्यादा होगा ना भाई। ये तो दुकानदार का डिस्काउंट लेने, कस्टमर का ही तो फायदा है डिस्काउंट लेने पे, दुकानदार का तो नुकसान है ना। तो 10% बट्टा भी अगर दुकानदार खत्म कर देता तो उसको 8% लाभ की जगह कितने परसेंट लाभ होता? तो देखिए, पहले हम निकालेंगे वस्तु का क्रय मूल्य कि वो वस्तु लाया कितने की था। बात सुनना जरा ध्यान से। अब देखो, 4800 रुपये पर 8% का लाभ कमाया 10% बट्टा देने के बाद। जरा 4800 पे 10% का डिस्काउंट देना एक बार। 10% को कहते हैं 1/10 और डिस्काउंट होता है 9/10, क्योंकि 10 पे 1 की कमी हो गई है, 10 की चीज 9 की रह गई है। तो बताओ 4800 की चीज कितने की रह जाएगी? गुना में 9/10। 0 से 0 कैंसिल, 9 0 0, 9 8 72, कैरी 7 लग जाएगा, 9 7 63 और सॉरी 9 चौके 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43। यानी कि 4320 रुपये में उसने वो वस्तु बेच दी। भाई बट्टा देने का मतलब तो वस्तु को बेच देना है ना, डिस्काउंट देने का मतलब तो वस्तु को बेच देना है ना। या ये कहते हैं भाई डिस्काउंट दिया और फिर अपने पास रख ली, नहीं। डिस्काउंट देने का मतलब होता है किसी भी वस्तु को सेल कर दिया हमने, वो 10% बट्टा देने के बाद उसका एसपी निकल के आएगा, विक्रय मूल्य निकल के आएगा। अब 4320 में सामान बेचा, कितने परसेंट का लाभ हुआ? 8% का लाभ हुआ, यानी इस विक्रय मूल्य में 8% का लाभ ऐड है। इस विक्रय मूल्य में 8% का लाभ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, एसपी से सीपी निकाला था सवाल नंबर पहले और दूसरे में, है ना, बताया था। जब एसपी से सीपी निकालते हैं तो उल्टी गुना करते हैं, और जब सीपी से एसपी निकालते हैं तो सीधी क्यों करते हैं यार? भाषा सुनो मेरी। इतने में वस्तु बेची, इतना लाभ कमाया। बताइए, इतने में वस्तु बेची, इतने का लाभ कमाया। बताइए वस्तु थी कितने की? क्रय मूल्य कितना था? तो देखिए 8% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/25 होता है। लाभ है तो 25 में 2 जोड़िए, 27/25 हो जाएगा, यानी 8% का फ्रैक्शन 2/25। 25 पे 2 की वृद्धि हो गई है, यानी 25 पे 2 का लाभ मिला, तो 25 की चीज हो गई है 27 की। अब इतने में बेची, खरीद करके कितने की लाए थे? ध्यान से सुनो, इतने की बेची, खरीद करके कितने की लाए थे? सवाल में एक स्टेप पीछे जा रहा है ना, तो उल्टी गुना होगी भाई साहब। 27/25 का लिखिए 25/27, ये आपका सीपी आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करिए, इसे डिवाइड करो जल्दी से। 4320 को मैं डिवाइड करता हूँ 27 से, 27 एकम 27, कितना बचेगा? 13 में से 7 गए 6, 3 में से 2 गया 1, ये 2 उतार लीजिए,
अब टेबल चलाइए, यहाँ कितनी बार पाड़ा चलेगा? 7, 7 सते 49, 4 7 दूनी 14, नहीं 7 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार टेबल चलाइए, 7 6 42, ये तो 160 आ जाएगा ना पूरा। 6 दूनी 12 और 4 16, तो ये तो 160 बार पूरा पाड़ा चल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 160 बार पाड़ा आपका चल जाएगा। और यहाँ से सीपी आपका कितना आ जाएगा? 25 की गुना 16 में करिए, 25 छिका कितना होता है? 150, और 25 दाम 250, 250 150 कितना हो जाएगा? 250 300 400, यानी 4000 रुपये आपका उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अब देखो, वस्तु खरीद कर लाए थे 4000 में, है ना। कह रहा अगर कोई भी बट्टा ना दे, यानी जितने लिखे हुए हैं ना उतने पे ही वस्तु को बेच दे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बता रहा हूं आपको। पहले चीज है 4000 की और बेचना चाहता है उसी पर बिना बट्टा दिए, जो लिखा था उसी पे बेचना चाहता है, 4800 में उसको बेचना चाहता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 4000 पे 800 का लाभ है, तो 800 4000 का कितने परसेंट है? गुना में 100 कर दो, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। भाई साहब, ये सवाल कंसेप्ट से मैंने आपको पढ़ाया ताकि आपकी बहुत चीजें क्लियर हो जाएं। देखो 800 एकम 800, 800 पंजे 4000, है ना। 1/5 को 20% कहते हैं, या फिर 20 पंजे 100। तो इस सवाल में प्रॉफिट परसेंट 10 8 की जगह 20 का होने लगेगा यदि वो 10% बट्टा खत्म कर दे, है ना। चलिए आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 स्क्रीन पर जल्दी सवाल नंबर 30 लगा दीजिए। देखिए अभी सवाल नंबर 30 हम करेंगे, वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। देखो, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। कोई निर्धारित मूल्य होगा, एसपी कुछ होगा, एसपी 100 200 जो भी होगा। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वो मूल्य था एसपी जो भी था, मैं इसको एसपी मान लेता हूं, अगर उस एसपी के 2/3 में बेचता तो 10% की हानि होती। अब मुझे तुम एक बात बता दो भाई, कोई भी चीज का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट होता है? 100% होता है। अगर 10% की हानि उसे होती तो वो 100 की चीज 90 में ही तो बेचता। सीधी सीधी बात है यार। अगर 100% किसी वस्तु का सीपी होता है और वो उस वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य के 2/3 में बेचता, है ना। यानी 10% हानि का मतलब उसे कितने में बेचता? वो उसे बाबू सीधा सीधा लिख सकते हैं 90 में बेचता। क्यों? क्योंकि 10% की हानि का मतलब होता है 100 की चीज को 90 में बेचना। वो तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 2/3 में बेचता, और सवाल का वास्तविक मतलब है कि 90 में बेचता, यानी विक्रय मूल्य का 2/3 90 है। तो मेरे प्यारे बच्चे, विक्रय मूल्य कितना है? 2 से काटो 45 और 45 दिया 135, विक्रय मूल्य 135 रुपये आ गया। अब ये पूछ क्या रहा है? ये आपसे पूछ रहा है कि आरंभिक मूल्य पर बेचने से कितने % लाभ होता। यही तो उसका आरंभिक मूल्य है। अगर 100 की चीज को 135 में ही बेच देता तो कितने % का लाभ होता? भाई सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 35 रुपये का लाभ हो जाता सीपी पे। मैंने बताया था नीचे सीपी लिखा जाता है जब प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन किया जाता है ना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों क्रय मूल्य पर ही देखे जाते हैं। तो 3500 का कितने % है? तो भाई साहब 3500 का 35 ही % होगा। तो इस सवाल का उत्तर है 35%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की ओर। स्क्रीन पर सवाल नंबर 31 लगा दीजिए, जल्दी से फटाफट लगा दीजिए। 31वां सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, सवाल नंबर 31। देखिए बहुत प्यारे प्यारे सवाल आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर में से खुद बना करके ढूंढ कर बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ रात को 2:30 2 बजे तक, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप
स्क्रीन पर सवाल पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो ये जो सवाल नंबर 31 है, एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है, तो सीपी हो गया उसका कितना 450, तथा इसका सूची मूल्य है इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ उसे हो जाता है। देखो 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो जाता है। देखो एक व्यापारी किसी वस्तु को 450 रुपये में खरीद कर लाता है और 10% और इस पर रेट हटा देता है, 450 रेट मिटा देता है और उस पर इस प्रकार रेट लिखता है ना, इस प्रकार रेट लिखता है कि 10% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ कमा लेता है। बताइए उसने 450 की जगह उस पर कितने रुपये लिखे। बहुत सिंपल है, एक स्टेप में सवाल होगा। देखो भाई देखो 10% का फ्रैक्शन 1/10, डिस्काउंट है तो 10 पे 1 की कमी हो गई है, यानी 9/10। चलो जी 20% लाभ का क्या मतलब है 1/5 है ना, लाभ है तो 5 पे 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 6/5। अब देखो ये इतने की वस्तु खरीद के लाया 450 की, है ना, और 450 की वस्तु को 10% छूट देने के बाद भी उसने 20% का लाभ कमा लिया। अब देखो जरा 450 रुपये की वो वस्तु है, ठीक है, खरीद के लाया 450 की, और जो उस पर लिखा हुआ था उस पर 10% छूट देके भी 20% का लाभ कमाया, तो 450 पे पहले 20% का लाभ कमाइए। आप समझ गए क्यों कमाइए? क्योंकि क्रय मूल्य पर छूट नहीं दी जाती भाई साहब, छूट तो लिखे हुए मूल्य पर दी जाती है, क्रय मूल्य पे तो लाभ और हानि चेक की जाती है। अभी देखो 450 का अगर मैं 6/5 से गुना कर दूं तो 450 रुपये पे 20% लाभ मिल जाएगा, यानी ये क्या आ गया उस वस्तु का मेरे बाबू, ये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया मेरे बच्चे। देखिए ध्यान से, क्यों करेंगे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भाई, इसकी गुना करूं, इसकी गुना करूं, किसकी उल्टी गुना करूं, किसकी सीधी गुना करूं। मेरी लैंग्वेज समझिए, मेरा कंसेप्ट समझिए। देखो 450 में कोई वस्तु खरीद के लाता है, ठीक है ना, ये उसका लिखा हुआ मूल्य थोड़ी है जो वो उस पर डिस्काउंट देगा, ये तो उसका क्रय मूल्य है, वो तो उस पर लाभ देखेगा। तो 450 पे 20% का लाभ देखने का मतलब पता क्या है कि 450 की वस्तु को 20% लाभ के साथ बेच देना, यानी ये उस वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया। अब एक वस्तु 450 की थी, इतने रुपये में बेची जाती है, कब? 10% छूट देने के बाद, यानी 10% छूट देने के बाद वस्तु इतने की बिकी, कीमत इतने की आई। तो बताइए छूट देने से पहले वस्तु की कीमत क्या थी? और सुन लो, छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है या फिर सूची मूल्य पर दी जाती है, यानी सूची मूल्य पर। अगर 10% छूट दी थी तो जाके इतने की बिकी, तो अगर छूट देने से पहले कीमत क्या थी, तो सवाल में जब 10% छूट से पहले वाली कीमत जो है वो सूची मूल्य ही है। अब देख लो 10% छूट देने के बाद कीमत ये थी, तो 10% छूट देने से पहले कीमत क्या थी, तो उल्टे जा रही है, तो 10/9 की उल्टी गुना हो जाएगी। 9 पंजे 45 धाम 450, 10 जा 100, 6 जा 600 रुपये उस वस्तु का क्या आ गया है, ये उसका सूची मूल्य आ गया है। कंफ्यूज ना होना कि इसकी सीधी गुना करी, इसकी उल्टी गुना करी, है ना, ये कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। आइए सवाल नंबर 32 करते हैं। स्क्रीन पर सवाल नंबर 32 लगा दीजिए, चीज़ों को प्यार से समझिए। किसी चीज़ को पाना हो तो उससे मोहब्बत करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती है ना। इसी प्रकार जब तक मोहब्बत नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ हासिल नहीं होती। याद रखना बात मेरी। आपने देखा होगा कि आप बाजार से एक भुट्टा खरीदो, कच्चा खरीदोगे 5 रुपये का, है ना, और भुना हुआ खरीदोगे तो 20 रुपये का। बात समझ रहे हो ना। भुट्टे ने अपने आप को तपाया, है ना, अपने आप को काला कर लिया कीमत बढ़ाने के लिए। मेहनत करिए अपने आप को भाई, बात समझ रहे हो ना। अपने शरीर को खूब तपाइए, इतना पढ़ दो, इतना पढ़ दो
इतना पढ़ दो कि नींद आनी बंद हो जाए रात को। बात समझ रहे हो ना, नींद ही ना आए, यानी जब सुबह उठो तो टेंशन दिमाग में ये हो कि यार मेरा तो वो नहीं पढ़ा गया, मेरा वो वाला टॉपिक बचा हुआ है, मेरा वो वाला टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है ना। इतनी मेहनत इंसान को करनी चाहिए। आप देखें, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32। ये जो आपका सवाल नंबर 32 है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या कहता है? स्क्रीन पर लग गया होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। एक वस्तु को 84 रुपये में बेचने से, एक वस्तु को 84 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उससे दुगना लाभ उस वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर होता है। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का सीपी बताइए। सवाल नंबर 32 है, बताइए जल्दी कैसे होगा। एक वस्तु को 84 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उससे दुगना लाभ उसे 96 रुपये में बेचने पर होता है। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? कई बार आ चुका सवाल, ये ध्यान से देखना। 96 में से 84 घटाओ, कितना बचेगा? 12 बचेगा। 84 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा? 72 बचेगा। बस यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है भाई। देखो आप जरा, 96 में से 84 घटाओ, 12 बचेगा। 84 में से इसी 12 को घटा दो, 72 बचेगा। आ गया क्रय मूल्य, आप चेक कर सकते हो। देखो 72 की जगह अगर 96 में बेच देता तो 12 की जगह 24 रुपये का लाभ होता, लाभ डबल हो जाता। बस यही इसका लॉजिक है छोटा सा। आइए सवाल नंबर 33 की ओर। स्क्रीन पर सवाल नंबर 33 लगा दीजिए। क्या कहता है सवाल नंबर 33? एक व्यक्ति अपनी 16.2/3% की जो हानि है उसको विक्रय मूल्य पर देखता है। बातों को समझिए, है ना। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस वाले सवाल में, तो हकीकत में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। ये 2 सेकंड का सवाल है, मैं सवाल पढ़ देता हूं। एक व्यक्ति अपनी 16.2/3% हानि विक्रय मूल्य पर देखता है, उसकी वास्तविक हानि बताइए, यानी कि क्रय मूल्य पर हानि बताइए। वास्तविक हानि मतलब जितने रुपये में मैं कोई भी चीज खरीद के लाता हूं वो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य या क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, कह रहा है विक्रय मूल्य पर तो हानि इतने % है, क्रय मूल्य पर बताइए हानि कितने % है। तो प्यारे बच्चों देखिए, 16.2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। जब ये विक्रय मूल्य पर देखी जाती है तो नीचे वाली जो चीज ये आती है, नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको विक्रय मूल्य मानो। यानी जब चीजें 6 में बिक रही है, 6 में बिक रही है, तो 6 में से 1 का नुकसान हो रहा है। बात समझ रहे हो ना। जब चीज को 6 रुपये में बेच रहे हैं तो 1 रुपये का नुकसान होता है। यानी वो चीज बाबू है कितने की? वो चीज है 7 रुपये की। यानी 7 की चीज को इस सवाल में 6 रुपये में बेचा जा रहा है। तभी तो 16.2/3% की हानि होती है। फ्रैक्शन आपको सब बता देगी जी। 6 रुपये में जब बेच रहे थे 1 रुपये का नुकसान हो रहा था, इसी को तो 16.2/3% की हानि कहते हैं। यही तो कंसेप्ट है। अगर कोई वस्तु आप 33.1/3% की हानि पर बेचते हो तो मेरे प्यारे बच्चे 33.1/3% का जो फ्रैक्शन 1/3 होता है, इसका ये मतलब होगा कि जब वस्तु 3 रुपये में बिक रही थी तो भाई साहब 1 का नुकसान था, तो थी 4 की, थी वस्तु 4 की। जब ही तो 3 की बेचने पर 1 का नुकसान होता। जब हम ये किस पर देखते इतनी % हानि? जब हम ये यानी एसपी पर देखते, तब की बात ये मैं बता रहा हूं। अब देखिए आप, तो यहाँ क्या होगा? 7 रुपए की चीज 6 में बेची जा रही है, तो वास्तविक मूल्य पर हानि बताइए, यानी क्रय मूल्य पर हानि जांचिए। तो 7 की चीज 6 में बेचोगे तो 1 रुपये का नुकसान होगा 7 रुपये पर। 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है? 14.2/7% होता है बिल्कुल बिल्कुल है 3% का सॉल्यूशन, 3 सेकंड का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए आइए सवाल नंबर 34। स्क्रीन पर सवाल नंबर 34 लगा दीजिए। सवाल नंबर 34, राम और श्याम, एक लड़का राम है, एक लड़का श्याम है। राम और श्याम दोनों अपनी अपनी कुर्सियां 2100 रुपये में बेचते हैं।
राम और श्याम दोनों अपनी अपनी कुर्सियाँ 2121 रुपयों में बेचते हैं। राम अपनी कुर्सी पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर देखता है। राम और श्याम, ठीक है जी, राम 20% का जो लाभ देखता है ना अपनी कुर्सी पर, वो एसपी पर देखता है ना। जबकि श्याम अपनी वस्तु पर जो 20% का लाभ देखता है वो किस पर देखता है? वो बाबू सीपी पर देखता है, क्रय मूल्य पर देखता है। बताइए दोनों की कुर्सियों के क्रय मूल्यों में कितना अंतर है, कितने रुपयों का अंतर है? ध्यान से देखिए, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। ध्यान से सुन लेना, दोनों के यहाँ पर एसपी क्या है, दोनों के यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर है। बस राम तो अपने विक्रय मूल्य पर लाभ देखता है 20%, जबकि श्याम अपने क्रय मूल्य पर लाभ 20% देखता है। बताइए दोनों की कुर्सियों का जो क्रय मूल्य था उसका डिफरेंस क्या था, उस क्रय मूल्य का अंतर क्या था? तो ध्यान से सुन लेना, ये सवाल क्या कहता है आपको। देखो 20% लाभ का मतलब होता है बच्चे, 20% का मतलब होता है 1/5। अब विक्रय मूल्य पर लाभ देखा जा रहा है, यानी वस्तु 5 रुपये में बिक रही है तो 1 का लाभ हो रहा है, ये बात समझ लेना। और यहाँ भी एक बात समझाऊंगा, अगर 20% का मतलब 1/5 होता है और एसपी पर देखा जा रहा है तो इसका मतलब वस्तु 5 रुपये में बिक रही थी और लाभ उस पर हो रहा था 1 का, यानी वो वस्तु बाबू थी कितने की, 4 की, तभी तो उसे 5 रुपये में बेचने पर 1 का लाभ था। तो सीपीएसपी का क्या आ गया, ये आपका रेशो आ गया। सीपीएसपी का क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 20% को कहते हैं 1/5। अब यहाँ 20% का लाभ देखा जा रहा है क्रय मूल्य पर, यानी 5 रुपये उसका क्रय मूल्य था और 5 रुपये क्रय मूल्य था और 1 रुपये का लाभ हो जाता है, यानी 5 की चीज इसके अनुसार कितने में बिकेगी, 6 रुपये में बिकेगी। यानी यहाँ सीपी और एसपी का जो रेशो है वो बाबू 5 और 6 है, लेकिन यहाँ जो सीपी एसपी का रेशो है वो 4 और 5 है। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। आप इसी अंतर को समझने की कोशिश करिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर लाभ एसपी पर देखेगा तो 5 विक्रय मूल्य बन जाएगा, अगर लाभ सीपी पर देखेगा तो नीचे वाली वैल्यू, परसेंटेज कोई भी हो, नीचे वाली वैल्यू आपकी सीपी के तौर पर काम करेगी, क्रय मूल्य के तौर पर काम करेगी। अब देखिए यहाँ तो एसपी 5 है, यहाँ एसपी 6 है और वो कह रहा है दोनों के एसपी बराबर है। हमारे तो जी दोनों के एसपी बराबर नहीं आए बराबर, तो बराबर कर लो ना। अरे भाई रेशो में खुली आज़ादी होती है किसी भी संख्या की गुना करने की, किसी भी रेशो में आप किसी भी संख्या की गुना कर दोगे, कोई फर्क रेशो पर नहीं पड़ता। बस शर्त यह है कि इधर भी और इधर भी दोनों तरफ एक ही रकम की गुना करना, ये नहीं कि यहाँ 6 की गुना कर दी, यहाँ 5 की गुना कर दी और बाबूजी बन गए आप। नहीं मेरे भाई, एक रेशो में एक ही संख्या की मल्टीप्लाई करना। अब देखो हमें 5 और 6 को एक जैसा बनाना है तो 5 और 6 का एलसीएम लो ना सीधा, 5 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा, या फिर 30 की गुना ना करो, आप एलसीएम की गुना मत करिए, आप इसमें 6 की गुना कर दो, यहाँ 5 की गुना कर दो, तो 6 चौके 24 और 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। अब देखो सॉरी, यहाँ करनी थी 6 की गुना, यहाँ करनी थी 5 की गुना, तभी तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी। 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, ठीक है। अब देखो आपके एसपी बराबर हुए क्या, जब विक्रय मूल्य बराबर हो गए तो अब तुलना कर दो। वो तो कहता है विक्रय मूल्य 2100 रुपये और मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 30 रुपये है। उसका विक्रय मूल्य मेरे विक्रय मूल्य का कितने गुना है मेरे भाई, 70 गुना है। तो इस रेशो को भी 70 गुना कर दीजिए। अब देखो उसके सीपी, उसके और राम और श्याम के जो सीपी थे 24 और 25 में कितने यूनिट का अंतर था, 1 यूनिट का अंतर था। तो इस 70 की गुना आप जिस भी चीज में कर दोगे उसी की वैल्यू आ जाएगी 70 एकम 70 रुपये, यानी दोनों के क्रय मूल्यों का अंतर 70 रुपये था। बहुत प्यारा सवाल है। आइए सवाल नंबर 35। सवाल भी प्यारे प्यारे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बस अपना अपना देखने का नज़रिया है। कोई इन्हें क्रोध भरी नज़रों से देखता है और कोई इन्हीं प्रश्नों को मोहब्बत वाली नज़रों से देखता है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर लगा दीजिए।
पढ़ते हैं 35वां स्क्रीन पर लग गया है। सवाल नंबर 35 जल्दी से देख लीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखो कि एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ होता है। बहुत अच्छी बात है यार, क्रय मूल्य पर बेच दिया 20% का लाभ हो गया। ठीक है भाई, एक वस्तु को क्रय मूल्य पर ओ सॉरी यार, मैंने गलत बोल दिया। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ दिखा दो जी, हो गया 20% का लाभ। 100 की चीज 120 में बेच दो, 20% का लाभ हो जाएगा। अब वो कहता है यदि वह इसको डबल दाम में बेचता, डबल दाम में बेचने का मतलब 120 की जगह वो इस वस्तु को दुगने रेटों में बेचता, यानी वह इस वस्तु को यदि 240 रुपये में बेचता, अब नया विक्रय मूल्य बन गया 240, तो उसे कितने % का लाभ होता? अरे भाई 100 रुपये की चीज़ थी 240 में बिक रही है, 140 रुपये का लाभ हो जाएगा 100 रुपये पर। 140 100 का कितने % है मेरे भाई? तो 140 100 का, सॉरी प्रॉफिट % ज्ञात कर रहे हैं हम, तो 140 100 का कितने % है? 140%। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर जल्दी से सवाल नंबर 36 लगा दीजिए, 36। आइए सवाल नंबर हम 36 करेंगे। धीरे धीरे चीज़ों को मेरे साथ सीखते चलिए, चीज़ें सब समझ में आने वाली है आपके। कुछ नहीं मैं ऐसा समझाऊंगा जिसमें आपको और डाउट बन जाए और परेशानी हो जाए, है ना। मैं एक भी ऐसी चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, बात समझ रहे हो ना। आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, है नहीं। चलिए आइए सवाल नंबर 36 पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 36 स्क्रीन पर लग गया होगा, आप पढ़ चुके होंगे। ध्यान से देखो, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 87.5% कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 37% की हानि होती है। और जब उसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 19/12 में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा? अरे ये कितना प्यारा सवाल है, देखो यार कितना खूबसूरत सा सवाल है। जब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के इतने % में बेचा जाए तो इतनी हानि होती है, और जब उसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 19/12 में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा? तो सबसे पहले सुनिए मेरी बात, 87.5% का फ्रैक्शन होता है 7/8। ये आपको डायरेक्ट कभी कभी फ्रैक्शन नहीं देता, ये आपको इसका परसेंटेज बना करके दे देता है। तो 87.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 7/8 होता है 87.5% का फ्रैक्शन। तो देखिए आप, अब ये आपको कहता है कि विक्रय मूल्य के इतने में बेचो 37% की हानि होगी, विक्रय मूल्य के अगर इतने में बेचो 19/12 में बेचे तो कितने % का लाभ होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 7/8 और 19/12 में एक एसपी की मल्टीप्लाई करेंगे। भाई कुछ तो विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा ना, जैसे हम क्रय मूल्य 100 मानते थे, कुछ तो जरूर मानना पड़ेगा जी। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ऐसे ही बस हो गया सवाल, ऐसा नहीं है, ये ऐसा सवाल नहीं है। देखो क्या करिए, एक ऐसी रकम को एसपी मानिए ताकि ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है ना ये खत्म हो जाए, और वो संख्या होती है नीचे वालों का एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम कितना बनेगा? 24 बनेगा, यानी हम विक्रय मूल्य को बाबू 24 मानेंगे। तो देखो, जब वस्तु 24 के 7/8 में कितना हो जाएगा? 21 में बिक रही थी, है ना। 8 तिया 24 और 7 तिया 21 में बिक रही थी, तो कितने % का नुकसान, कितने % की हानि होती थी? 37% की हानि होती थी। अब मुझे आप एक बात बताइए सीधी सीधी, यार कोई भी वस्तु अपने आप में कितने % होती है? एक बार कमेंट करके भी बता दो मुझे। मैंने 100 बार तुम्हें बता दिया कि कोई भी वस्तु अपने आप में कुल कितने % कीमत रखती है। जल्दी से सारे बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बता दो फटाफट, कितनी होती है? 100% होती है। और उसको 37% हानि पर बेचा जाता हो तो इसका मतलब है उसे बेचा कितने में जा रहा है? उसे 63% कीमत में बेचा जा रहा है। भाई 100% पूरी कीमत थी, 37% का नुकसान हो गया, तो कितने में बेचा जाएगा? उसे बेचा जाएगा वस्तु के 63% कीमत में। और बेचा कितने में जा रहा है? बेचा जा रहा है 21 रुपये में। ये देखो इसका कितने गुना है? ये इसका 3 गुना है बच्चे। तो इधर भी कितने गुना
हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 12 दूनी 24 और 19 दूनी 38 रुपये का जब आप 3 गुना लगाएंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा कितने, 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 1, 3 तिया 9 और 2 11, 114% आ रहा होगा। यानी जो क्रय मूल्य 100 था वो 114 हो गया है। परसेंट मान लो या रुपये मान लो, ठीक है ना। जो क्रय मूल्य 100% था वो 114% हो गया। तो यहां अगर ऐसा कर देता 19/12 में बेचता तो 14% प्रॉफिट के साथ बेचता, है ना। तो इस सवाल का आंसर आएगा 14%। आइए सवाल नंबर 37 पे हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर सवाल नंबर 37 लगा दीजिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर सवाल आपकी पसंद के सवाल है, वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो के अंत तक रहिए। आपका कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में नहीं छूटने वाला है अगर आप एक एक सवाल को ध्यान से पढ़ लोगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 38 की ओर, सवाल नंबर 37 की ओर। सवाल नंबर 37 आपको क्या कहता है, 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे गए। 1 रुपये में कितने केले खरीदे गए, 4 केले खरीदे गए। जब भी ऐसा सवाल आता है तो हमेशा रुपये कहाँ लिखोगे, ऊपर। कीमत ऊपर लिखी जाती है और संख्या कहाँ लिखी जाती है, कमेंट करके बता दो जल्दी। रुपये ऊपर और संख्या नीचे लिखी जाती है। तो रुपये ऊपर संख्या नीचे लिख दी। 1 रुपये में 4 केले खरीदे। तो बताइए 33 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बेचेगा। तो देखो 33 सही 1/3% को क्या कहते हैं, 1/3 कहते हैं। लाभ है 3 में 1 जोड़ो 4/3 हो जाएगा। ये सीपी है, एसपी तो निकलवा रहा है ना, इतने के खरीद के लाया, कितने में बेचेगा। स्टेप में पीछे थोड़ी जा रहा है, आगे जा रहा है। बात समझ रहे हो ना। अगर सीपी से एसपी निकालोगे हमेशा सीधी गुना कर देना, 4/3 की 4 से 4 खत्म, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। यानी वो अगर 1 रुपये में 3 केले बेचता तो उसको भाई साहब इतने % का लाभ हो जाता। अगर एसपी दिए रखता और सीपी निकालते, इसी की फ्रैक्शन की उल्टी गुना कर देते। आ रही है ना बात समझ में। आइए सवाल नंबर 38 स्क्रीन पर लगा दीजिए। सवाल नंबर 38 आपका कहता है, जल्दी से सवाल पढ़िए। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छे। देखो किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ है, एसपी पर लाभ बताइए, एसपी पर लाभ बताइए। तो देखो यार सीधी सी बात है, लागत मूल्य पर, लागत पर अगर 20% लाभ है तो एसपी पर लाभ बताइए। ऐसे सवाल परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी उस वस्तु की लागत थी 5 रुपये की, यानी उस वस्तु की लागत कितने की थी, 5 की, और 1 रुपये का उस पर लाभ कमाया गया। यानी बच्चे 5 रुपये की वस्तु कितने में बेची गई है, 6 रुपये में बेची गई है। वो कहता है इसी 6 पे बताओ लाभ कितना, क्योंकि एसपी क्या है यहाँ, एसपी यहाँ 6 है भाई। 5 पे 1 का लाभ तो 5 की चीज 6 की बिकेगी। लागत आई 5 रुपये की और उसको बेचा गया 6 में, तो 1 रुपये का लाभ 6 पे बताओ कितना होगा। यानी जो लाभ ज्ञात करना है वो एसपी पर देखना है। तो नीचे सीपी क्यों लिखेंगे, नीचे 5 क्यों लिखेंगे, नीचे 6 ही तो लिखेंगे। 1 6 का कितने % है, 16 सही 2/3% है। तो कंसेप्ट से पढ़ोगे तो कोई भी फ्रैक्शन आ जाए बिल्कुल उसे पार कर जाओगे आप। आइए सवाल नंबर 39 हम लोग पढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 39 आपका कहता है 140 रुपये में 80 पुस्तक बेची। 140 रुपये में 80 पुस्तक बेची, एसपी दे दिया सर आपको, एसपी 30% का नुकसान हो गया। अच्छा 30% को 3/10 ही तो कहते हैं, है ना। जब नीचे 100 रख के सोल्व करोगे, परसेंटेज की जब फ्रैक्शन बनाई जाती है तो नीचे 100 लिखा जाता है, ठीक है। तो 3/10 ये तो आपको 5th 6th क्लास में बता दिया जाता है ना, ये वाली बात है ना। चलिए मैडम बता देती है इतनी बात, तो जो मैडम पढ़ाती थी हम लोगों को सब, है ना, मैडम होती थी ना हमारी क्लास में, मैडम जी, है ना। देखिए
तो 30% हानि को कहते हैं 3/10, हानि है तो 10 में से 3 गया 7/10। 140 में 80 पुस्तक बेचने से 30% की हानि होती है। अच्छा, 40% लाभ कमाने के लिए उसे 133 में कितनी पुस्तक बेचनी होगी? तो ध्यान से देखिए, यहाँ परसेंटेज की तो कोई भी जरूरत नहीं थी। इस परसेंटेज को बिना सोल्व किए ही मैं आपको ये सवाल बता दूंगा। देखो ध्यान से, इस बिना परसेंटेज के इसके बिना फ्रैक्शन के सवाल देखो। 140 रुपये में 80 वस्तु बेची, 30% की हानि हुई। कहता है कि 40% का लाभ कमाने के लिए 133 रुपये में कितनी पुस्तक बेचनी होंगी? बहुत प्यारा सा छोटा सा सवाल है। देखिए, जो पहली बार बेच करके लाभ हानि होगी उसको तो कहाँ लिखोगे? नीचे। और जो दूसरी बार बेच करके लाभ हानि होगी उसको कहाँ लिखोगे? गुना करके ऊपर लिखोगे। अब हानि को 100 में से घटा के लिखोगे और लाभ को 100 में जोड़ कर लिखोगे। फिर सुन लो ध्यान से, 140 रुपये में 80 पुस्तकें बेची, 30% का नुकसान हो गया। 40% लाभ कमाने के लिए 133 रुपये में कितनी पुस्तक बेचेगा? तो सबसे पहले सुनिए, पहली बार बेच के लाभ हानि नीचे, दूसरी बार जो लाभ हानि होगी वो ऊपर। हानि को 100 में से घटा के लिख दो, लाभ को 100 में जोड़कर लिख दीजिए 140। अब देखिए क्या होगा, 1 2 0 से 2 0 खत्म और आप इसे भाग लगा दीजिए। 7 दूनी 14 और 2 से काटा 4 और 2 दूनी 4 और 2 सते 14। यानी वो 7 रुपये में अगर 2 वस्तु बेचता तो उसको 30% नुकसान की जगह 40% का लाभ हो जाता। तो 133 रुपये में कितनी पुस्तक बेचेगा? देखो, 7 रुपये में वो 2 पुस्तक बेचता है, हम यहाँ तक आ गए। तो उसको ऐसा हो जाता है, तो 30% हानि की बजाय 40% लाभ होने लगेगा यदि वो ऐसा कर दे, 7 रुपये में 2 पुस्तक बेच दे। अब तो सीधा सा हिसाब है, अगर 7 में 2 बेचेगा तो बताओ 133 में कितनी बेचेगा? बहुत प्यारा सा सवाल है। 133 रुपये में कितनी बेचेगा? तो ये कितने गुना है इसका? 7 एकम 7, 7 नम 63, 19 गुना है। तो आप इस पुस्तक का भी 19 गुना कर दो, 19 दूनी 38 पुस्तक इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 40। आज की क्लास का आखिरी सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ गया है। ध्यान से सुनिए, सवाल नंबर 40। देखिए ये क्या कहता है सवाल नंबर 40। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कीजिए, यानी कि एसपी पर लाभ का प्रतिशत बताइए। भाई जैसा जैसा सवाल हमें कहेगा ऐसा ऐसा ही तो करना पड़ेगा। एसपी पर लाभ का परसेंटेज बताइए क्या होगा। यदि क्रय मूल्य का 60% विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। परसेंटेज से परसेंटेज गायब, 0 से 0 गायब, खत्म। सीपी का मान 5, एसपी की वैल्यू 6 है ना। जब देखो ये होता है कि x इंटू 5 बराबर y इंटू अगर 9 हो तो कुछ नहीं करना, y की वैल्यू 9 है, ओ सॉरी x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। रख कर देख लो, x की वैल्यू 9 रखो, रख दो, रख दीजिए। y की वैल्यू 5 है, 5 रख दो y की जगह, इक्वल हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट समझ लेना, cp की वैल्यू 5, sp की वैल्यू 6, यानी कि जो चीज 5 की थी, भाई CPSP आ गई हैं अब तो, 5 और 6, जो चीज 5 की थी उसे कितने में बेचा गया? उसे 6 रुपये में बेचा गया। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला या प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 नहीं होगा, प्रॉफिट अपॉन SP इंटू 100 होगा, क्योंकि उसने खुद कहा कि SP पर बताइए। तो SP पर बताइए तो SP तो 6 है, 6 पे 1 का लाभ होता है ना। 5 की चीज जब 6 में बेचोगे तो 1 का लाभ होता है। तो 1 6 का कितने परसेंट है जी? 16 सही 2/3% है। जिस बच्चे के सारी परसेंटेज याद ना हो, सारी परसेंटेज आज ही याद कर लेना, क्योंकि हर सवाल में परसेंटेज का यूज होता है और आपका सवाल बहुत आसान हो। आधा समय आपका परसेंटेज बचाती है। अगर आपने पहले वाले पार्ट में मेरे द्वारा लिखी गई परसेंटेजों को याद ना किया हो, जरूर याद कर लेना। और इस सीरीज के 40 सवाल पूरे होते हैं। हम देखेंगे अगली सीरीज लॉन्च कब करनी है,
ठीक है, तब तक आप हमारी दोनों की दोनों पार्ट को, लाभ हानि का पार्ट 1 और लाभ हानि का पार्ट 2, दोनों के दोनों पार्ट तब तक आप लोग पढ़िए, ध्यान से एक एक सवाल उसका सोल्व करिए। अब हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप दोनों पार्टों को ध्यानपूर्वक 40 के 40 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्रीम क्वेश्चन में निकाल करके या बना करके आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे हैं, बिल्कुल क्रीम क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं तभी आपको इसका बेनिफिट मिलता है। ये नहीं कि बीच में वीडियो पे क्लिक कर दिया, सवाल नंबर 55वां पढ़ लिया जी, होगी लाभ हानि कंप्लीट की, मैंने तो वीडियो देख लिया, ऐसा नहीं होता। वीडियो को बिल्कुल शुरू से आखिरी तक देखना होता है, तभी जा करके आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर गारंटी मेरी है। लेकिन अगर बीच में से वीडियो देखते हो तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। पूरी वीडियो देखिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। सभी भाइयों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।